स्टार्ट कर दिया। आपका मेमोरी ग्लैंड स्टार्टिंग से होती है और उसके कितने पार्ट होते हैं, किसमें दूध बनता है। मार्कर देना, मार्कर मार्कर सब अच्छा आ गया। स्टार्ट करें। जी सर। देखिए, हमने आपको के सारे पार्ट्स क्लियर कर दिए थे, है ना। इसमें हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स को क्लियर कर दिया था, डिफरेंस बता दिया, है ना। और उसके बाद एक्सटर्नल रेडिएट्स वो बता दिया, उसके सारे पार्ट्स बता दिए थे। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। एंड नाउ लेट्स, तो हमने आपको बताया था ग्लैंड्स में, इसमें एक ही ग्लैंड जिसको मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं, ये एक ग्लैंड है। Modified of the sweet gland. पहले तो ये जानिए sweet gland का modification है, important changes हैं पहले। तो that memory gland is modified the modification of sweet gland. बेटा इस sweet gland का modification ये चीजें important है, जी सर। ये चीजें important है आपका modification of ये ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिए। लोकेशन इसका ब्रेस्ट लोकेशन रिब्स आपका चेस्ट रीजन है ना। जी सर। आपका चेस्ट हाउ मेनी नंबर इज 1 पेयर, ओके। आप देखिए मेमोरी लोब्स, बेटा मेमोरी लोब्स ओके, डिवाइडेड बेटा क्या कर रही हो? यस यस यस, तो ये जो होते हैं की संख्या में होते हैं, they are memory glands is divided by in number 20 है ना। यानी जो ये है मेमोरी लोब्स कितने होते हैं 20 15 से लेकर के 20 तक की क्षमता होती है। यानी देखिए ये इस तरह से बना दे रहे हैं, यही पे बना दे, डायग्राम भी बना दे रहे हैं बेटा। फीमेल में अंदर किसमें डेवलप होगा जो ग्लैंड बेसिकली होते क्या है, ग्लैंडुलर
ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से लेकर के 20 मेमोरी लूप्स पाए। पहले इसको समझ है ना, 15-20 सस्पेंसरी लोग होते हैं। ठीक है, तो यस, तो इस तरीके से इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे, ग्लैंडुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे, आप ऐसा समझ लीजिए। और इसमें 15 से लेकर के 20 तक मेमोरी लोब्स होते हैं। तो मेमोरी लोब्स होंगे, यानी मेमोरी लोब्स किस तरह से होंगे? मेमोरी लोब्स जो होंगे वो जस्ट लाइक ये मेमोरी लोब्स है, क्लियर? ये है मेमोरी लोब्स। और मेमोरी लोब्स के इनसाइड एल्विलाई पाए जाते हैं, एल्विलाई। ये ना बेटा, ये हो गए एल्विलाई। इसी में दूध बनता है। हाँ, इसी में मिल्क फॉर्मेशन होता है, मिल्क फॉर्मेशन प्रोसेस एल्विलाई, ठीक है ना। ये एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई के बाद मेमोरी डक्ट्स, ये मेमोरी डक्ट्स, ठीक है ना। तो अब देखिए इस मेमोरी डक्ट से एक ब्रांच और निकल करके एल्विलाई बना सकता है, जस्ट लाइक। देखिए क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मेमोरी लोब्स और हो सकते हैं मेन, है ना। और ये जो है ये ब्रांच इस तरीके से ये दोनों ब्रांच मिल करके क्या बना देते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना देंगे। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना करके लैक्टिक फेरस डक्ट बनाती है, क्या बनाती है? लैक्टिक फेरस डक्ट बनाती है। थोड़ा सा इसके साइड को और बड़ा करते हैं ऐसे, ठीक। तो एक ये हो गया, ऐसे और कई ब्रांचें निकल सकती हैं, जस्ट लाइक ये, ठीक। अब यहाँ एक क्या तो उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये लोब्स हो गए, क्या होगा? क्या मेमोरी लूप्स हो गए, मेमोरी ये मेमोरी लूप्स हो गए, ठीक है ना। एल्विलाई क्या है देख लीजिए, तो बाइनोलाइक स्ट्रक्चर है। आजा बेटा आजा। जो एल्विलाई होते हैं दे आर बाइनोलाइक स्ट्रक्चर, ओके। एंड दे फॉर्म ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, देख लेना, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स क्या बनाएंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स फाइनली जा करके एम्पुला बनाता है, एम्पुला। तो ये ऐसे देखिए, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर, ये एम्पुला फॉर्म करता है, इसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला फॉर्म करता है। और ये एम्पुला फॉर्म करने के बाद ये बनाता है लैक्टिक फेरस डक्ट। क्या बनाता है? लैक्टिक फेरस डक्ट, लैक्टिक फेरस डक्ट। और लैक्टिक फेरस डक्ट जो है ये आगे बढ़ जाता है, ओके। दैट्स कम आउट फ्रॉम हियर, ओके, यस। तो ये ठीक है, इस तरीके से एक और बना सकते हैं, ऐसे एक और बना सकते हैं,
है कि इसको दूसरा हो जाए। ओके, या ओपनिंग में, ओके, हाँ बेटा, ये मेमरी ग्लैंड है जो कि फीमेल में पाई जाती है। ये दोनों मेमरी ग्लैंड है। यस यस, इट इज अ मेमरी ग्लैंड जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है। बेसिकली इसमें ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती है ना। इसमें मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो मिल्क का सेक्रेशन करती है। क्लियर? जो मिल्क हार्मोन, हाँ इसका हार्मोनल कंट्रोल देखो बताइए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिल्क फॉलिंग हार्मोन क्या डायरेक्टेड? यस, आया हुआ क्वेश्चन है। मिल्क फार्मिंग हार्मोन, मिल्क फार्मिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गया और दूसरा है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मैं बेटा हाँ फर्स्ट मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। हमें यहाँ ये बताना है कि यहाँ पर ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, इसके इनसाइड। और बेसिकली ये फैटी स्ट्रक्चर है, फैट्स है ना। मेमरी लोब्स है ना, दे आर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मेमरी लोब्स इज डिपेंड अपॉन द फैट्स। यानी जितना ही फैट होगा उतना ही मेमरी लोब्स की साइज बढ़ेगी। ओके जी, एंड दैट इज द वेरिएशन। ये वेरिएशन करता है डिफरेंट फीमेल्स में, है ना। ये वेरिएशन शो करता है, मतलब इसकी साइज जो है डिफरेंट हो सकती है, डिफर हो सकती है। दैट इज द डिपेंड ऑन द फैट्स, है ना, क्वांटिटी ऑफ फैट्स, फैट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्लैंडुलर टिश्यू में मेमरी लोब्स और मेमरी लोब्स के बाद फिर उनसे कौन सा हार्मोन होता है जो इन सबको अलग करता है, मेल में अलग हो जाता है? एनाटॉमी सबकी सेम रहती है, और उसके बाद मॉर्फोलॉजी में सब ये बाद में डिफरेंस होता है, बचपन में तो सेम है। नहीं वो सही। और सर उसके बाद पहले बच्चे के दौरान दूसरा मॉडल रहता है, उसके बाद दूसरे बच्चे के दौरान पहले डेवलप रहता है, उसके बाद मिल्क फॉर्मेशन होता है। यहाँ से आप शुरू कीजिए सर, आप खाली स्ट्रक्चर दिया है यही है। देखिए एनसीईआरटी में सर वो भी दिया है कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, देखिए मेमरी ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, ये करेक्ट है, सही है। बट दैट इज नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल इन मेल में नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है ना बेटा? अब नॉन फंक्शनल होने का मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं तो इस तरीके की कोई ग्लैंड, कोई इस तरीके से कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होगा। और वो हार्मोन, जिस हार्मोन की आप बात कर रहे हो वो भी हार्मोन एक्टिव नहीं होते, ठीक है ना। सर मेल और फीमेल के हार्मोन अलग होते हैं। मेल में एस्ट्रोजन होता है तो इसकी वजह से आप दूसरा अंग में डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर सर फीमेल वाला दूसरा, यहाँ के दूसरे अंगों में डेवलपमेंट शुरू होता है दूसरे प्रकार से। These hormones are not active, they are not released. अलग अलग हार्मोन हैं, दोनों की अलग हार्मोन अलग अलग होते हैं। एस्ट्रोजन और ये नेक्स्ट वाले इसमें होते रहते हैं, मेल में और फीमेल में। तो ये जो बताया जा चुका है भाई, एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादातर डिफरेंस है प्यूबर्टी के दौरान, उसके बाद आपको दिखने लगती है जब प्यूबर्टी आनी शुरू होती है तब। और उसके बाद सर इसमें भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये तो आपको ओवुलेशन में बताया गया है ना, जेनेसिस में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बोलो जेनेसिस बताया बेटा। ये सर इफेक्ट कैसे करता है? यहाँ से फार्मिंग स्टार्ट हुआ ना कि सबसे पहले ये
बता देता है कि ये स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, लेकिन मेल में स्वीट ग्लैंड का डेवलपमेंट या मॉडिफाई क्यों नहीं हो पाया, फीमेल में हो गया, उसके बाद फीमेल में हुआ तो कौन सा हार्मोन की वजह से हुआ, उसके बाद फर्स्ट मैंने जब पहला बच्चा पैदा साइंस पढ़ने के बाद भी जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है या बच्चा पैदा हो जाता है तभी क्यों मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से वो भी प्रोसेस है मीन्स की उसके पहले कैसे स्टार्ट हो जाएगा, जब उसकी जरूरत होगी तब तो स्टार्ट होगा भाई। जब जो है जब उसकी जरूरत होगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट, जैसा जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ये एक्टिव होता है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर ये हार्मोन एक्टिव होता है, हमेशा वो एक्टिव हो जाएगी भाई। मेमोरी ग्लैंड्स आल्सो मेमोरी ग्लैंड्स आर बट दैट इज नॉट ऑलवेज एक्टिव। ये कब एक्टिव होता है, जब कोलेस्ट्रॉल हार्मोन एक्टिव होता है, यानी जब प्रेगनेंसी स्टे कर जाती है और बर्थ पीरियड आता है, यानी आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड है ना, जेस्टेशन पे उसके बाद जो प्लेसेंटल हार्मोन्स है HCl है ना, तो HCl दे हार्म जब वो सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे, यानी बर्थ पीरियड जब स्टार्ट होता है, जेस्टेशन पीरियड जब ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो ये हार्मोन एक्टिव होते हैं। करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ हमें ये बताना है, इसका एक लाइन डायग्राम चार्ट आप लोग तैयार कर लीजिए कि पहले सबसे पहले क्या आप लोग चाहिए तो एरो मेथड से लिख लीजिए, एरो वे में लिख लो, राइट डाउन लिख लीजिए कि मेमोरी जो ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ग्लैंडुलर टिश्यू, लिख लो बेटा ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू के बाद एरो बनाइए मेमोरी लोब्स, उसके बाद मेमोरी एल्वुलस, हाँ बेटा, एरो के बाद मेमोरी एल्वुलस या एल्वुलाई है ना, उसका सिंगुलर फॉर्म एल्वुलस होगा, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ देखिए डायग्राम में बनाया गया है ना। मिल्क फार्मेशन इसी स्ट्रक्चर में होता है, जिसको एल्वुलस कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद एम्पुला, राइट डाउन, सॉरी मेमोरी डक्ट, देखो ये जो है ये मेमोरी डक्ट, तो ट्यूब्यूल्स है, ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके बाद मेमोरी डक्ट्स, नहीं, हाँ यस, एल्वुलाई के बाद मेमोरी डक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद मेमोरी डक्ट्स के बाद देखो मेमोरी डक्ट्स ये है ना, मेमोरी डक्ट्स ये है, मेमोरी डक्ट्स जा करके यहाँ पर एम्पुला फॉर्म कर रहा है, देखिए ये बैलोलाइक स्ट्रक्चर है, फिर से समझिए, ये जो बैलोलाइक स्ट्रक्चर है, यह बैलोलाइक स्ट्रक्चर कहाँ है, मेमोरी लोब में है, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंड। तो यह जो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके साइड देखिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर या बैलोलाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको एल्वुलाई कहते हैं, एल्वुलस है बेटा। यहाँ पर मिल्क फॉर्मेशन होगा इस रीजन में, देख लीजिए इस रीजन में मिल्क फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये जो है यहाँ से आकर के डक्ट बनाते हैं, डक्ट माने क्या समझते हैं, yes that is the passage and that only is the milk folicle। तो यहाँ से स्टार्ट होकर के ये डक्ट का फॉर्मेशन करता है, ये डक्ट जा करके यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, जिसको एम्पुला कहते हैं, राइट। और यह एम्पुला फिर रेक्टिफेरस डक्ट में डक्ट से होकर के आगे बढ़ता है। तो मेमोरी एल्वुलस लिखे होंगे, मेमोरी एल्वुलस के बाद मेमोरी डक्ट लिखे होंगे, डक्ट के बाद फिर एरो बनाइए एम्पुला, वहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पेलिंग एम्पुला, और एम्पुला के बाद लेक्टिफेरस। अब यहाँ एक क्वेश्चन नीट में आया है, क्वेश्चन नोट करो बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेक्टिफेरस डक्ट, नीट का क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेक्टिफेरस डक्ट पर मेमोरी लोब, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। हाउ मेनी लेक्टिफेरस डक्ट, हाउ मेनी लेक्टिफेरस डक्ट पर मेमोरी लोब,
यानी एक मेमोरी लोब में कितने लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है नीट में। वंस अगेन, अब फिर हाउ मेनी, राइट डाउन, हाउ मेनी लैक्टिफेरस डक्ट पर मेमोरी लोब। बोलिए, आंसर दीजिए सब लोग। ऑप्शन बोलिए। हमने आपको ये बताया था क्वेश्चन देखिए, ये 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। हमने यहाँ 15 to 20 मेमोरी लोब्स नहीं बनाया, एक या दो मेमोरी लोब्स बना दिया, ठीक है ना, डायग्राम को इजी करने के लिए। ओके, ये मेमोरी लोब्स है, इस मेमोरी लोब्स में बाइलोलाइन स्ट्रक्चर है, ओके, जहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये यूनाइट होते हैं कहाँ पर, डक्ट में, इसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। ये डक्ट एम्पुला फॉर्म करता है, ठीक है, और ये एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए निपल से बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। ओके, देन व्हाट विल बी द आंसर? इज दिस क्लियर ना? ये तो क्लियर हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एक लोब में पर लोब, अब क्वेश्चन यही है ना, हाउ मेनी लैक्टिफेरस डक्ट, कितने लैक्टिफेरस डक्ट बन रहे हैं? हाँ बेटा बोलिए भाई, मेमोरी लोब ये है ना, हाँ, तो कह रहे कि लैक्टिफेरस डक्ट कितने बन रहे हैं? 15-20 कितने लोग कह रहा है? बोलो, 15-20 कौन कह रहा है? कैसे 15-20 बनेंगे? कैसे 15-20 बनेंगे बताओ? फिर से समझो ना इस टाइप आपको, फिर से समझो भाई। ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, और इसके इनसाइड, फिर से वंस अगेन बेटा, वंस अगेन, इसके इनसाइड ये लोब है, बोलो ये लोब है, यह पूरा एक लोब जाकर के यहाँ ओपन होता है फाइनली, ठीक है ना। अब इस लोब के इनसाइड, इस लोब के अंदर ये बाइलोलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ पर कि मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जिसको एल्विलस कहते हैं, आसानी से समझिए, ठीक है ना। यह जो एल्विलस है, यह डक्ट, यह छोटे छोटे डक्ट बनाएगा, और ये ब्रॉड एरिया है, चौड़ी एरिया है, फिर ये जाकर के थिन एरिया बनेगी, माने पैसे देना है, इसको रास्ता ही तो देना है निकलने के लिए, तो ये डक्ट बनाएगी, इस रास्ते को डक्ट कहते हैं, इस पैसेज को डक्ट कहते हैं, ठीक है ना। फिर ये डक्ट और थिन हो जाएगी, और वही लैक्टिफेरस डक्ट है। तो ये पूछ रहा है कि मेमोरी लोब्स में कितने डक्ट होंगे? ओनली वन आंसर है भाई, एक ही तो डक्ट जा रहा है भाई। ये हमने आपको ये बताया था कि जो एल्विलस है, जो हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि यहाँ यूनाइट हो रहा है एम्पुला में, देख लो, एम्पुला में जाकर के दोनों एक हो जा रहे हैं, एम्पुला एक ही तो है, और इस ये एम्पुला फिर जाकर के ठीक होकर के निपल की तरफ ओपन हो जा रहा है। तो लैक्टिफेरस डक्ट एक ही हो गया। यह जो डक्ट है इसको लैक्टिफेरस डक्ट है, मेरा क्या देखिए हमने बनाया इसको, ये लैक्टिफेरस डक्ट, यानी एक लोब में लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या एक होगी। फिर ये देखो बेटा, दूसरा लोब है, फिर इसमें दूसरा लैक्टिफेरस डक्ट होगा। मेरे कहने का मतलब जितने लोब होंगे, सारे लोब के लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ जाकर के ओपन हो जाएंगे, 15 से 20 हो सकते हैं। क्लियर? बोलो, ये चीज है, यानी लैक्टिफेरस डक्ट ये दूसरा होगा, या इस लोब में लैक्टिफेरस डक्ट हो सकता है, लेकिन एक लोब में लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या एक, ये इसका आंसर है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? इसमें बस केवल आपको इतनी ही चीज़ें मेंशन करनी है बस। कौन कौन सा? एक तो मेमोरी लोब क्लियर कर देना है, दूसरा आपको ये एल्विलाई क्लियर कर देना है, तीसरा ये डक्ट क्लियर कर देना है, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पुला बनाने में लैक्टिफेरस डक्ट, बस इतने स्ट्रक्चर को बनाने हैं। और मैंने आपको बताया कि आप डायग्रामेटिकली बना लीजिए, यानी ग्लैंडुलर में होंगे मेमोरी लोब्स होंगे, और मेमोरी लोब्स में क्या होंगे? बोलो, मेमोरी लोब्स में क्या होंगे? एल्विलाई होगा, एल्विलाई में डक्ट्स आएंगे, डक्ट से एम्पुला
रिजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क कैसे रिजेक्ट होता है ये उसका कैसे होता है। एम्बुला का कोई वर्क नहीं है, बस एम्बुला क्या करता है, ये जो मेमोरी डक्ट्स है इनको कलेक्ट करने का काम करता है, एक साथ कर लेगा। तो फिर डक्ट्स एक से अधिक हो सकते हैं, ये समझ रहे हैं ना, डक्ट्स इस नाम एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि एल्विलाई एक से अधिक हो सकता है। एल्विलस देख डायग्राम देख लो एनसीईआरटी में बना है, एल्विलाई जो है एक से अधिक हो सकते हैं, यानी एक लोब में एल्विलाई एक दो तीन जो भी हो सकते हैं, इन सारे एल्विलाई मिलकर के डक्ट बनाएंगे और डक्ट जा करके खुलेगा एम्बुला में। These ducts open into the ampulla. Tubules और smaller structure है ना बेटा, हाँ tubules और smaller structure है, इसके साइड से ये tubules जा करके डक्ट बनाती है, क्लियर? हाँ बेटा, हाँ ये वहाँ कलेक्ट हो जाता है और कलेक्ट होकर के सारे फिर एम्पुला में मिलता है और फिर एम्पुला से एक लाइन निकलती है जिसको हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। हाँ ट्यूब्यूल यहाँ से कनेक्ट है, ट्यूब्यूल है ना, ये तो ट्यूब्यूल है, देखो ये ट्यूब्यूल, ये जो है ये ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूल्स मिलकर के बड़ा डक्ट, बड़ी एरिया में होते हैं जिनको डक्ट कहते हैं, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो ट्यूब्यूल्स हैं, माने ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे ये इस तरह से जाकर के ओपन होता है। तो ये छोटा स्ट्रक्चर जो छोटी नलिका हो गई आप उसको ट्यूब्यूल मान लीजिए, और ये जो सारी नलिकाएं जाकर के मिलती है फिर ये डक्ट बनाएगा, और डक्ट बनाएगा तो डक्ट खुलेगा एम्पुला में, और एम्पुला में होकर के जाता है कहाँ, लैक्टिफेरस डक्ट। हाँ बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट एक होंगे, जो लैक्टिफेरस डक्ट है वो एक होंगे, जो मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स की बातें कर रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर में मेमोरी लोब्स की संख्या 20 हो सकती है, ये कह रहा है, ये समझ रहे हैं ना, मेमोरी लोब्स 15 to 20 हो सकते हैं। हाँ यस यस, वही हाँ वही क्वेश्चन है आपका कि एक लोब, जो क्वेश्चन है यही तो है तुम्हारा कि एक लोब में पर लोब है ना, हाउ मेनी लैक्टिफेरस डक्ट, ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैक्टिफेरस डक्ट इन पर लोब, एक लोब में लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या कितनी है, क्वेश्चन यही तो है। आपका आंसर है एक लोब में लैक्टिफेरस डक्ट की संख्या एक, यानी कि सारा स्ट्रक्चर जाकर के एक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाता है, उससे से बाहर होता है, बस दैट्स ऑल, क्लियर? जी जी। देखिए याद नहीं आ रहा है, देखो जरा वो डिस्कस हो गया कि नहीं, देखो देखिए अभी नहीं हुआ, वो डिस्कस नहीं हुआ है, बता दो बेटा, formation of female gamete, the process of formation of female gamete, यानी the formation of female gamete means haploid female gamete from the diploid ovule, ठीक है ना, इस तरीके से यानी diploid structure यानी 2x से haploid माने x gamete का formation, और वह gamete कैसा है, ये यानी female gamete का formation 2x कहलाता है, क्लियर? ये हम आपको बताए थे, ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर? फिर इसका हार्मोनल कंट्रोल वही है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जैसे कि हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है, आप जानते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, राइट? तो हाइपोथैलेमस इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं बेटा, है ना? इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको GnRH कहते हैं, यहाँ भी वही हार्मोन रिलीज होगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन रिलीज हुआ था, GnRH, माने हाइपोथैलेमस वही हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, ठीक है ना? इसको गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ये है ना, याद जान रहे हैं, गोनेडोट्रोपिन
ओके, यह हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। अब ये इसका डायरेक्ट एक्शन कहाँ है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर है। कहाँ पर है, एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी पर है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा यार, सुनो ध्यान दो, स्टिमुलेट करेगा, एक्साइट करेगा, यानी यह इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेट्स, यानी स्टिमुलेट्स टू द एंटीरियर तो स्टिमुलेट्स करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, बोलिए। एक हार्मोन को एफएसएच कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, एलएच कहते हैं, क्लियर। तो जो फॉलिक, आप यहाँ देखो, जो इसका नाम ही क्यों यहाँ फॉलिकल्स, देखिए क्योंकि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है एफएसएच जो है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स बनाता है। तो कौन कौन से फॉलिकल्स, वही प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, है ना। यहाँ उसका भी मैं ब्रीफ कर दूँ तो इस तरह से ये फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। यानी एफएसएच क्या बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, है ना बेटा। यानी देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल इस तरह से बनाता है, और मल्टीपल फॉलिकल, राइट, क्लियर। ये मल्टीपल फॉलिकल्स, ओके। ये ग्रेनुलोसा सेल्स है बेटा, है ना, इसको सराउंड की रहती है, बोलो, ये जानते हैं आप, है ना। ये ग्रेनुलोसा सेल्स इसको सराउंड करती है, और ये है क्या, 1 डिग्री फॉलिकल्स, 1 डिग्री फॉलिकल, ओके। फिर उसके बाद 1 डिग्री से 50 डिग्री फॉलिकल बनेगा, 2 डिग्री फॉलिकल बनेगा, 2 डिग्री फॉलिकल से क्या, ये सेल और ग्रोथ हो जाएगी, इस पर डबल लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स, ओके। जस्ट लाइक ऐसे बना लीजिए, इसके साथ इसको बना लीजिए, इस स्ट्रक्चर को। और उसके बाद फिर टर्शियरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स का क्या, देखो टर्शियरी फॉलिकल, ये 1 डिग्री फॉलिकल हो गया, 1 डिग्री फॉलिकल के बाद 2 डिग्री फॉलिकल, इस तरीके से यहाँ ग्रेनुलोसा सेल बनाएंगे। और इसके ऊपर एक टीका, जो टीका सेल्स भी बन जाती है। यहाँ पर ये 2 डिग्री फॉलिकल, ये 1 डिग्री फॉलिकल है ना, और ये 2 डिग्री फॉलिकल, माने सेकेंडरी फॉलिकल। क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, 2 डिग्री या सेकेंडरी फॉलिकल्स देखेंगे। 2 डिग्री और ये जो 2 डिग्री फॉलिकल्स है, ये 3 डिग्री या टर्शियरी फॉलिकल्स फॉर्म करता है। टर्शियरी फॉलिकल्स में होता क्या है, ये जो इसके इनसाइड, ये जो जो साइड है, ये सेकेंडरी साइड को कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर को सेकेंडरी साइड, जस्ट लाइक, ओके। इसको इस तरह पास कर रही है, थीका 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये भी बना लीजिए। हाँ बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, एफएसएच। इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर। जेनेसिस का डेफिनेशन लिख लो, जेनेसिस का डेफिनेशन लिख लीजिए। द
process in which the formation of haploid female gamete, the formation of haploid female gamete by the diploid oogonia, जो लोग लिखना चाहेंगे, by the diploid oogonia known as oogenesis. फिर से बोले, चलिए, the process of formation of haploid female gamete from the diploid oogonia. फिर से बोले, अरे भाई सीधी बात है बेटा, देखो जो haploid, देखो यहाँ लिखा है बेटा X, देखो लिखा है ना X फीमेल गैमीट है ना, यानी X फीमेल गैमीट, ठीक है ना, जो फीमेल गैमीट है इसका फॉर्मेशन है ना, इसका फॉर्मेशन जो है डिप्लॉयड oogonia से ना बेटा, oogonia से होता है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, oogenesis। ध्यान दो वहाँ बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बच्चा पूछ रहा था इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, इसका फुल फॉर्म हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके। अब देखिए तो होता क्या है कि जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं ये क्या कराते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ कराते हैं, क्या कराते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराते हैं, ओवल्यूशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के नीचे ये एरो बनाकर के लिख लीजिए, यानी एफएसएच के नीचे लिख लो बेटा फॉलिकुलर ग्रोथ, राइट डाउन फॉलिकुलर ग्रोथ, और इसके एच के नीचे एरो बनाकर के लिख लो ओव्यूलेशन। हाँ बेटा, हाँ बोलो। हाँ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है इसके जो है ट्रैक करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मास्टर ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है, समझ में आ गया, ये राइट। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करके ये काम करता है, यह हार्मोन इसको एक्साइट करेगा, है ना, कि अब हार्मोन जिससे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों फंक्शनेबल हो जाए, एक्शन में आ जाए, है ना, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करके स्टिमुलेट करेगा, भाई कुछ ना कुछ कोई स्टिमुलेटिंग हार्मोन कोई सब्सटेंस सीक्रेट करेगा ना, तो हार्मोन भाई तो एक आर्गन है ना, या तो एक आर्गन है जो ब्रेन में है, समझ रहे हो ना। फिर ये हार्मोन रिलीज करेगा जिससे ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर के इसको स्टिमुलेट कर देगा, अंडरस्टैंड। तो इसके सेल्स जो है इसके सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, इस तरीके से फिर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब फॉलिकुलर ग्रोथ हो गया, यानी एक तरीके से आप ये समझ लीजिए जो एफएसएच है वो क्या करेगा बेटा, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन, इसके नीचे लिख लीजिए।
और यह क्या करता है, यूटिलाइजिंग हार्मोन कोएगुलेशन का काम करता है। देख लीजिए, यानी कोएगुलेशन माने क्या, टू रिलीज द ओवम, ओवम रिलीज करता है। अब देखो सुनो यहाँ समझो, अगर ये देखिए ओवम रिलीज करता है यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है, समझिएगा। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ लिख देता हूँ, डिग्री oocyte, ओके। अगर कोएगुलेशन में आप जानते हैं कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर ओवा रिलीज होता है, ये समझो ओवा रिलीज होता है, यानी यहाँ oogenesis हो गई। ध्यान से समझिएगा, अगर oogenesis में ओवा रिलीज हुआ एंड ओवा इज कन्वर्टेड टू एग, ओवा एग में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है, मियोसिस सेकेंड, यानी जब स्पर्म पहुंचेगा एम्ब्रियोनिक रीजन में, ध्यान दीजिएगा, तभी ये कन्वर्ट होगा, नहीं तो यह नहीं कन्वर्ट होगा और सेकेंडरी oocyte भी रह जाएगा, यानी हाँ। अगर इंसेमिनेशन हो गया, इससे ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द इंसेमिनेशन माने क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म, अगर जो है रिलीज ऑफ स्पर्म हो गया, यानी वेजाइना के थ्रू स्पर्म पहुंच करके कहाँ जाएगा, ओम में जाता है, यानी यूट्रस में जाता है, और यूट्रस से होते हुए कहाँ जाएगा, एम्पुलरी रीजन में। हमने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। वहाँ पहुँचो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब समझ में आएगा। अंडरस्टैंड? मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन वेयर, एट द एम्पुला। तो एम्पुलरी रीजन में माने फैलोपियन ट्यूब में, बोलो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। तो और स्पर्म को कहाँ से जाना है, वेजाइना से, तो वेजाइना से जाना है, तो वेजाइना से जाना है, और वेजाइना से वहाँ जब पहुँचता है वहाँ ये सेकेंडरी oocyte ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लियर? तो है क्या, जब स्पर्म पहुँचेगा और जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है तुरंत ओजेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर नहीं टच किया, इंसेमिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं बन रहे हैं, तो यह कभी एग में कन्वर्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सेकेंडरी oocyte ही रहता है, सेकेंडरी oocyte है, आल्दो यह भी एक्स है, यद्यपि यह एक्स ही है, यह हैप्लॉइड ही है, समझिएगा ध्यान से। यानी यह जो फिर से देखो, जो प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी फॉलिकल की वैल्यू यानी जो ये प्राइमरी और डिग्री ये oocyte है बेटा, ठीक है ना, ये oocyte इसकी वैल्यू कितनी है, 2x है, 2n है, राइट, या 2n है। लेकिन जब सेकेंडरी oocyte बन गया तो इसकी वैल्यू हो गई है या x, ये हैप्लॉइड। लेकिन ये तब तक एग में नहीं परिवर्तित होगा, एग में नहीं चेंज होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक इंसेमिनेशन नहीं होगा, और अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल के फिर लास्ट फेज में ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंडरी oocyte जनरेट होगी। ये बात क्लियर हो गई? माने और उसमें होता क्या है, जो मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स है, ध्यान दीजिए, यानी ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद एक स्टेप और है, मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स बनते हैं। बोलो बेटा, यानी मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स बनते हैं, जस्ट लाइक देखिए, यानी ये स्ट्रक्चर मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स से चेंज हो जाता है, मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल्स। मतलब यही क्यों लिखना है, इसका मतलब इन सब में ग्रोथ हो रहा है, 1 डिग्री से 2 डिग्री 2 डिग्री से, माने ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कैसे हो रहा है, हमारे साइटोजेनेसिस में खूब सारे साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो रहे हैं। भाई साइटोप्लाज्म कलेक्ट होगा, ढेर सारा उसमें न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होगा। बोलिए, तो इस तरीके से ग्रेवियन फॉलिकल्स, ये जो ग्रेवियन फॉलिकल्स है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये ग्रेवियन फॉलिकल्स तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, और जो बाकी बचा पार्ट है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम
प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरॉन। बोलिए समझ में आया? फिर से देखिए, जो LH है, LH यहाँ से देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में क्या किया, पहुंच करके जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला एट द टाइम ऑफ पबर्टी, क्लियर, ओव्यूलेशन स्टार्ट कर देता है, माने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देता है। इसका यह मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर देता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओवर रिलीज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अगर होता है तब तो यह सेकेंडरी टूसाइट एग में कन्वर्ट होगी, नहीं तो नहीं कन्वर्ट होगी, माने सेकेंडरी टूसाइट भी रह जाती है। एक स्टेप से आपने धीरे-धीरे बता रहे क्या लिखेगा, क्लियर। सेकेंडरी टूसाइट जब मैच्योर ग्रेजुअल फॉलिकल से बाहर आती है, बाहर आ जाती है, और जो इसके जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स माने इसका जो इसके जो ऊपर की और जो लेयर्स ये डिजनरेट हो जाती है, बल्कि डिजनरेट नहीं होती है, हम ये कह सकते हैं कि ये डिजनरेट होकर के कार्पस ल्यूटियम बनाती है, और यही कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन कर देता है। और प्रोजेस्टेरॉन है क्या? यस, ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहीं से मामला खत्म हो जाता है। यह इसके आने का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? यानी फिर से एक बार ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा बेटा? मैच्योर ग्रेविडियन फॉलिकल्स पर इसका एक्शन होगा। फिर लिखेंगे उसके नीचे क्या? कार्पस ल्यूटियम और क्या निकालता है? प्रोजेस्टेरॉन। यानी प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और एस्ट्रोजन कौन बनाता है? एस्ट्रोजन बनाएगा ग्रेविडियन फॉलिकल्स। क्लियर? एक बार दिमाग को रिवर्स करिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्योर है। सारा कुछ क्लियर हो गया ओव्यूलेशन में? बोलो बेटा। या एक बार फिर नहीं क्लियर? हाँ हाँ, यहाँ सर्टोली सेल कहाँ होता है? नहीं होता। सर्टोली सेल्स जो है वो मेल में होते हैं ना बेटा। हाँ, सर्टोली सेल्स जो है मेल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी स्पर्म सेल्स को जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो सर्टोली सेल्स हैं, जो स्पर्म बनता है, ठीक है ना, जो स्पर्म बनता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यानी सर्टोली सेल्स बड़ा होता है, लार्जर सेल है, और स्पर्म सेल छोटा होता है। स्पर्म जाकर के स्पर्म का हेड उसमें एंटर कर जाता है टू गेटिंग द नरिशमेंट लेने के लिए। सर्टोली सेल्स फीमेल में सर्टोली सेल्स नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर? नोट कर लीजिए, जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में पूछ लो। इतना कर लीजिए, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दें। हो गया बेटा? आगे चलो।
हमें यहाँ ये चीज़ ब्रीफ करना है। देखिए कि जो oothesis प्रोसेस है, यानी फीमेल में oothesis प्रोसेस, जो oothesis प्रोसेस है ये एम्ब्रियोनिक है, जब ये फीटस से ही स्टार्ट हो जाता है। हमको ये बताना है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी दैट oothesis प्रोसेस स्टार्टेड क्या करता है, स्टार्ट कहाँ हो जाता है, फीटस में, माने कि फीटस, राइट। यानी अगर जब मेल मदर के वूम्ब में होती है तभी स्टार्ट हो जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन ये वही स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, राइट, यानी oocytes, प्राइमरी oocytes ढेर कई संख्या में, नियर अबाउट 6 लाख, ये देख लो 6 लाख, 6 लाख है ना oocytes बनता है, और हम उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी, यानी फीटस में ही प्राइमरी oocyte बनने शुरू हो जाते हैं, यानी बर्थ से पहले ही, बोलो बिफोर बर्थ, राइट। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये जो है बिफोर बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है। यानी कहाँ स्टार्ट हो जाता है, फीटस में। देखो लिख दिया मैंने यहाँ पर, स्टार्टेड इन फीटस, तो ये इम्पोर्टेंट है क्या, यानी बिफोर बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी, क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte, क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। तो ये संख्या कितनी होती है, 6 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद क्या, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन होता है, माने मल्टीप्लिकेटिव फेज आएगी, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव फेज आती है, यानी एक से कई प्राइमरी oocyte बनते हैं ऐसे, ये और बढ़ करके ये संख्या कितनी हो जाती है, 6 लाख